Good morning, children. How are you? I hope that you all are fit and fine, feeling very happy. जैसे कि बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, हिस्ट्री और सिविक्स का। जहाँ तक आपका एग्ज़ाम में जो भी पोर्शन सिलेबस है वो हम ऑलरेडी वी हैव फिनिश, हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो है आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो PDF भी भेज दिया है, क्वेश्चन आंसर का PDF भी मैंने आपको भेज दिया है। आई हैव ऑलरेडी सेंड। तो अब जो बच्चों हम हर एक चैप्टर का मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक रिवीजन वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड करूँ, ताकि आप उस वीडियो को देखिए और चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और चैप्टर रिवाइज़ कर वीडियो देखने के साथ साथ अपने पाठ को भी पढ़ लीजिएगा, ताकि वो अच्छे से और भी सारे शीर्षक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका नागरिक शास्त्र से। जो चैप्टर है आपका वो है आपका हमारा लोकतंत्र, यानी जो पहला चैप्टर हमारा नागरिक शास्त्र से यानी सिविक्स पोर्शन से है वो है हमारा लोकतंत्र, जो आपके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो अब इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का मैं रिवीजन करवाऊंगी। सो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिएगा, वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो रीड योर बुक। अपनी पुस्तक को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा लोकतंत्र। तो बच्चों हम इस पाठ में हम सीखेंगे या रिवाइज करेंगे लोकतंत्र का तात्पर्य, यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, और लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। और हम ये भी पढ़ेंगे साथ साथ कि लोकतंत्र की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका एवं मीडिया का महत्व। और हम साथ साथ जो है बच्चों इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आपका लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में या विशेषता के साथ साथ जो है हम सर्वधर्म समभाव के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक समानता किस तरीके से है लोकतंत्र में होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और कुछ महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम थोड़ा पॉइंट वाइज में रिवाइज करेंगे। और लोकतंत्र का भविष्य यानी कुछ चैलेंजेस क्या क्या है, ताकि लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित हमेशा रहे, उसकी क्या भविष्य है, उसको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो इस चैप्टर में थोड़ा हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे इन शीर्षकों के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम फिर से रिवाइज करते हैं चैप्टर को, हम एक बार और पढ़ते हैं एज अ रिवीजन हमारा लोकतंत्र। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। अब बच्चों लोकतंत्र का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। पर इसका अर्थ ये नहीं कि लोग एक दूसरे पे शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है बच्चों कि जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। और इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों और अल्पसंख्यक सहित सारे समाज के जितने वर्ग हैं उनकी समान तौर से पार्टिसिपेशन हो, यानी भागीदारी हो। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो लोकतंत्र शासन प्रणाली, यानी हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी एडल्ट्स यानी सभी वयस्क, यानी वयस्क जो मैच्योर पर्सन होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनको वयस्क कहते हैं, वो अपने मत का प्रयोग करके यानी अपने चुनाव, अपने वोट का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं चुनाव के जरिए। अब ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये सब मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। और ये कानून भी जो है वो चुने हुए लोगों की सहमति से ही बनते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश। और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन लोगों के लिए, यानी लोगों का शासन, यानी लेकिन लोगों का एक दूसरे पर शासन नहीं, यानी लोगों का शासन क्यों, क्योंकि लोग जो है वो अपने वोट का प्रयोग करके चुनाव के थ्रू अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, और सरकार बनाते हैं, शासन करते हैं और देश का कानून बनाते हैं। तो लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते, इसके लिए उन्हें बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है।
अब लोकतंत्र में बराबरी का ही भागीदारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हमारे देश में तब सभी तरह के वर्ग रहते हैं, चाहे वो हर कम्युनिटी, हर समुदाय के लोग हैं, और हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, और हर जाति, संस्कृति और सभ्यता के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे उन सबको समान अधिकार देने के लिए हमारी लोकतंत्र शासन प्रणाली में ये सारी चीज़ें जो हैं वो समान भागीदारी सबको मिलती है। अब अब्राहम लिंकन ने जैसे कि डेफिनेशन दी है बच्चों, उनका कहना था कि अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन जो दी है लोकतंत्र का, वो वास्तविक अर्थ यही है लोकतंत्र का। वो क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन है। तो लोकतंत्र में सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है, यानी सभी समुदाय जो होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल इक्वल होता है, और इसीलिए जो है ये, और इसीलिए लोकतंत्र को जनता का शासन कहते हैं। तो बच्चों अब हम ये कह सकते हैं ना कि कुछ जो है लोकतंत्र की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो लोकतंत्र के कहते हैं कि फाउंडेशन है, यानी लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। अब जो है आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान बनाया गया, यानी रिपब्लिक, देश को गणतंत्र बनाने के लिए, देश को रिपब्लिक बनाने के लिए, देश को लोकतंत्र बनाने के लिए संविधान जारी हुआ। अब संविधान का निर्माण करने वालों को भी जो है लोगों ने चुना था। तो इस तरीके से जो है संविधान के जो कानून हैं वो सबसे ऊंचे कानून कहलाते हैं। ये कानून जो होते हैं बच्चों, वो देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो है संवैधानिक कानून को तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार पनिशमेंट या सज़ा मिलती है। अब लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो लोकतंत्र के आधार होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। तो बच्चों इसका लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब भारतीय संविधान वैसे लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की, यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। अब ये निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची बनवाता है, यानी कितने मतदाता, कितने वोट देने वाले पीपल हैं, यानी लोग हैं, मतदाता हैं, उसकी एक सूची बनती है। चुनाव खर्च की सीमा तय करता है कि चुनाव में कितने खर्च या कितना पैसा लगेगा, एवं चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराता है। यानी इसमें क्या होता है कि कहीं अब कोई भी ऑफिसर है या कोई भी अधिकारी है, सरकारी अफसर है, सरकारी अधिकारी है, तो उसकी जो है वो बराबर से जो है हर जगह जो है वो चुनाव के दौरान उसकी जो है वो ड्यूटी लगती है। अब इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो भारत में एक लोकतांत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब ऐसी सरकार यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा जो है वो संचालित होती है, यानी लोग जो है वो अपने प्रतिनिधियों को अपने वोट के थ्रू चुनाव में जो है वो भागीदारी बनाते हैं, जिनका निर्वाचन यानी चुनाव जो होता है, निर्वाचन माने चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। अब आपने देखा ही होगा कि चुनाव में हम लोग वोट देते हैं ना, जाकर अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी के अपने किसी लीडर को, जो भी जिसको हम देना चाहते हैं उसको हम जाकर अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं। तो वो क्या है, वो हम अपने वोट यानी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव के ज़रिए उनको जिता सकें या वो चुनाव जीत जाएँ। तो ये हम लोगों द्वारा, वो प्रतिनिधि क्या होते हैं, लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी लोग ही उनको चुनते हैं। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य का संचालन के लिए भारतीय संविधान ने किस आयोग की स्थापना की है? निर्वाचन आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की है। यही इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे प्रोसेस को, सारी कार्रवाई का संचालन करता है। यानी क्या क्या है? पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निर्वाचन आयोग ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव जो हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हों और निष्पक्ष हो, यानी कि कोई पक्षपात उसमें ना हो, कोई भी मतलब इम्पार्शियल हो, यानी पार्शियलिटी ना हो उसमें।
और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में होने वाले जो खर्चे हैं उसकी सीमा भी वो तय करता है। और जितने राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में लड़ते हैं चुनाव, और जितने जो प्रत्याशी होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्रतिनिधि बनकर चुनाव में खड़े होते हैं, वो इस सब चीज़ों का पालन करते हैं। अब चुनाव प्रक्रिया बच्चों, उसकी निष्पक्षता यानी उसकी जो निष्पक्षता है वो उसको तय करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाए। यानी कहीं कोई ऐसी मतलब पार्शलिटी ना हो जाए, या कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई चीटिंग ना कर ले। तो इस तरह की जो है अनफेयर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग जो है वो पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग और जो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी भूमिका बिल्कुल सर्वोपरि होती है। इसी को हम आचार संहिता का प्रोसेस कहते हैं कि उसके थ्रू जो है वो चुनाव अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों आचार संहिता हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रसार के लिए जो चुनाव प्रसार के दौरान बच्चों जो उम्मीदवारों को जो होता है वो आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। अब जैसे सपोज़ कीजिए बच्चों कि ये जब वो अपने चुनाव प्रसार करते हैं तो जो नॉर्म्स होते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग जो नॉर्म्स या जो रूल या रेगुलेशन देता है उसका जो है पालन जो है वो सारे उम्मीदवार को करना पड़ता है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं आपको कि ये आदर्श आचार संहिता है क्या। ये भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है ये, और इसका क्या रोल है, इसका क्या भूमिका होती है चुनाव में। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप देख ही रहे हो कि कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, और मॉडल माने होता है आदर्श। तो यानी व्यवहार का एक आदर्श संचार, एक जैसे कहते हैं कि एक लिस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें जो राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के लिए ये बनाई गई एक नियमावली है, यानी एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक लिस्ट है। ये जो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों जो चुनाव में भागीदारी करते हैं उनके लिए ये बनाई जाती है, और जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव के समय जितने भी राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों की जो प्रत्याशी होते हैं उनका ये नियमावली जो बनाई गई है, आदर्श चुनाव आचार संहिता एक नियमावली है यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका पालन करना आवश्यक होता है। अब चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू होने की घोषणा करता है, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो इसको समाप्त करने की घोषणा करता है। यानी चुनाव से पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता ये नियमावली, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ये लागू हो जाती है, और फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो ये समाप्त हो जाती है। अब यह सरकार जो है राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता के लिए दिए गए एक नियमावली यानी एक निर्देश है, जिसका पालन चुनाव के दौरान किए जाना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब चुनाव आचार संहिता जो है वो चुनाव की जब तिथि की घोषणा से लागू होती है, और फिर जब मतदान के परिणाम के अंतिम परिणाम निकल हो जाते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, पर यानी चुनाव का जो काउंटिंग होती है उसके बाद जो परिणाम होता है उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। अब ये चुनाव आचार संहिता जो है वो संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, यानी संविधान में कहीं ये नामांकित नहीं है, कहीं भी ये लिखा नहीं है, लेकिन यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन ये होता नहीं कि एक जो ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो एक सुचारू रूप से बिल्कुल बिना निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी अनफेयर मीन्स के, बिना किसी भेदभाव या बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव प्रक्रिया अच्छे से हो जाए, उसके लिए ये नियमावली जो है वो बनाई गई है। अब इसका जो प्रवर्तन है एक चुनाव आयुक्त एन शोषेषण द्वारा किया गया है, और इसमें के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे पहला कि ये है कि सरकार के द्वारा इसमें जो नियमावली है, ये एक नियमावली है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट है। तो कौन कौन से रूल्स इसमें हैं, देखो पहला है आपका सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणा नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करना,
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे ना उठाना, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग ना करना, यानी चुनाव जब हो रहा हो तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके या किसी को प्रेशराइज़ करके, किसी के दबाव डाल के, किसी को हम मार पीट करके या उन्हें डरा धमका कर जो है वो वोट ना करना। और चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में और बच्चों चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी लेके यानी पैसे लेकर चलने पर रोक लगे, यानी अगर चुनाव के तरफ पे बड़े पैसे लेकर हम बाहर जा रहे हैं वोट देने तो उस पे भी एक रोक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे कोई हम किसी को हम पैसे देकर भी वोट खरीदते हैं, तो इस तरह की गड़बड़ी, इस तरह की चीटिंग धोखाधड़ी ना हो, इसलिए ये चीज़ें, ये पालन, ये नियमावली बनाई गई है। और लास्ट है आपका जो एग्ज़िट पोल, जहाँ पे हम अपना मतदान देते हैं, वोट करने जाते हैं, कि प्रकाशन पर रोक, यानी एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगे। तो ये नियमावली है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाती है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता। यह एक नियमावली है जो राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के लिए बनाई जाती है और जिसका पालन करना वो बहुत आवश्यक होता है। और चुनाव से तिथि जब घोषणा होती है चुनाव की, तो उस समय ये नियमावली जो है ये लागू हो जाती है, और जब चुनाव का परिणाम घोषित हो जाता है तब ये नियमावली समाप्त कर दी जाती है। तो ये आपका है आदर्श चुनाव आचार संहिता। तो क्यों ये नियमावली बनाई गई है? ताकि लोकतंत्र का जो पहला आधार है, आवश्यक आधार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है उसको कराने के लिए। अब बच्चों दूसरा आपका है, जैसे भारतीय लोकतंत्र में जो हर नागरिक है, हर भारतीय नागरिक है, उसको कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में बच्चों, हमारे भारतीय लोकतंत्र के संविधान में प्रत्येक जो भारतीय नागरिक हैं उसको कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। ये सारे अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। अब यही अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं और यही लोकतंत्र का दूसरा आधार है। और लोकतांत्रिक शासन में बच्चों सभी लोगों को विचार अभिव्यक्त और संगठन यानी कमेटी बनाने के लिए, विचार अभिव्यक्त कहने का मतलब है कि अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, आप अपने विचार जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, बता सकते हो, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को बता सकते हो, कह सकते हो। सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। और संगठन बनाने यानी कमेटी बनाने, सभा बनाने का अधिकार है। सम्मेलन करना यानी कॉन्फ्रेंसेस करना, उसका अधिकार है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता होती है। ये हमारे मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोकतंत्र का दूसरा अधिकार है। अब संविधान में बच्चों भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता है। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों और स्ट्राइक्स हैं, आंदोलन है, हड़ताल है, इसके द्वारा कर सकती है। क्योंकि जनता को ये अधिकार है कि वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने विचार, अपने जो विरोध को प्रकट कर सके यानी प्रदर्शित कर सके। ये संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है वो हर प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिली है। किंतु जो ये आंदोलन है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होने चाहिए। ये वायलेंट नहीं हो, ये वायलेंस से भरे नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें कोई हिंसा इसमें ना हो, ये शांतिपूर्ण होनी चाहिए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि विरोध करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो उन्होंने वो जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने देखा होगा सार्वजनिक जो संपत्तियां होती हैं, जैसे बस हैं, रेल है, उनको तोड़ फोड़ करते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। या बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं बच्चों, उनको भी वो नुकसान पहुँचाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है वो महापुरुष होते हैं या लीडर्स होते हैं, उनके पोस्टर्स भी वो चिपकाते रहते हैं और बहुत सारे भड़काऊ भाषण भी देते हैं। तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है
तो बच्चों कहीं जो हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली है उसमें जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं है, या कह सकते हैं कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमें अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने, हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसको एंजॉय करने का अधिकार देती है, ना कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अधिकार या नियम नहीं बनाती है, हमें अधिकार नहीं देती है। अब बच्चों, अब ये भी बात है कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, यदि कोई हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका पालन ना करे, उल्लंघन करे, तो क्या होता है। अब बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो क्या होता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, यानी उसकी सेफ्टी के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिकों की समानता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिकों के अधिकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यायपालिका पर होती है। तो जनता को समान न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना होता है, यानी वो मुक्त होती है, मुक्त होना चाहिए। यानी न्यायपालिका जो है वो बिना मतभेद, बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से जो है वो फैसला दे, तभी न्याय जो है वो परिपूर्ण होता है। तो इसके लिए न्यायपालिका जो है वो सरकार के दबाव और नियंत्रण से वो मुक्त होना चाहिए। यह स्वतंत्र न्यायपालिका बच्चों लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है, जो कि क्या करती है, जो हम नागरिकों स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की सुरक्षा करती है, और ये पूरी तरीके से लोगों को समान न्याय दिलाने के लिए सरकार या उनके नियंत्रण से पूरी तरीके से इसको मुक्त होना चाहिए, यानी मुक्त होना चाहिए, तभी ये निष्पक्ष जो है वो निर्णय या फैसला या न्याय दे सकती है। तो ये आपका हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, जो लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। अब बच्चों, हम अगला पॉइंट रिवाइज करेंगे, वो है संचार माध्यम में मीडिया। हम लोकतंत्र का इसको भी हम लोकतंत्र का एक आधार मान सकते हैं। हम कह भी सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ ये जो है संचार माध्यम भी है, यानी जो कम्युनिकेशन आपका होता है वो है, जैसे कि मीडिया वगैरह है, ये भी एक जो है वो जो है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप टेलीविज़न पे आपने कभी देखा ही होगा कि भारत में जो है वो जब कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको लगता है ना कि ये टीम इसने बहुत अच्छा खेला, और जो है जब मैच इंडिया जीत जाती है तो सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और इन्जॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि ये मीडिया है क्या। तो मीडिया मतलब रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, ये सब संचार माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है इसका संचार करते हैं। एक बात, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है, और ये संचार माध्यम जो होते हैं, ये जो मीडिया के सोर्सेज हैं, वो पूरी तरीके से फ्री होकर, यानी स्वतंत्र रूप से जो है वो कार्य करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि आजकल तो मीडिया वैसे भी बहुत एक्टिव है, आप टीवी पे देखते ही होंगे कि कितना मीडिया जो है वो हर न्यूज़ जो है वो डे टू डे और आवर्स टू आवर्स और बिल्कुल सेकेंड टू सेकेंड, मिनट टू मिनट जो है आपको पहुंचाती है। हर एक न्यूज़ जो है वो आप अच्छी तरीके से टेलीविज़न पे न्यूज़ के थ्रू जो है देश में क्या हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हम मीडिया के थ्रू जानते हैं, जान सकते हैं। और ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन की जो काम की जो जांच है, जांच पड़ताल भी करते हैं कि शासन अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नीतियों को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, और फिर उन सब की इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को जनता को भी बताती है। और सभी प्रकार के जो विचारों का वो आदान प्रदान करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और ये शासन तक जो है वो जन भावना को भी पहुंचाती है, ये शासन तक यानी सरकार तक जनता के हितों के बारे में भी पहुंचाती है, बताती है, जनता की बातों को भी पहुंचाती है। अतः इसलिए मीडिया लोकतंत्र का हम कह सकते हैं कि चौथा आधार स्तंभ है। हम इसको बोल सकते हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण, मीडिया भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, और इसको हम चौथा जो है वो आधार कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये भी एक आधार मान सकते हैं हम।
अब बच्चों अगला शीर्षक आपका है सर्वधर्म समभाव, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए बच्चों बहुत सारे ऐसे जो नागरिक होते हैं उनमें धार्मिक सद्भावना का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि वो जो है वो निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए, यानी उनको मतलब संभावना की भावना चाहिए कि मतलब एक दूसरे को हम बराबर की नज़रों से देखें। इसका बिल्कुल सीधा सीधा यही अर्थ है जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है बच्चों, वो है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने बिलीफ यानी विश्वास के अनुसार जो है वो धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता होगी। और धर्म के आधार पर जो है वो नागरिक में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और किसी भी धर्म को राज्य किसी भी धर्म को किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। यानी ये जो है ये सर्वधर्म समभाव है, यानी सर्वधर्म समभाव ने सभी धर्मों का समान रूप से उनकी भावना का को सम्मान देना, उनकी भावना को बराबरी की नज़र से देखना, उनका सम्मान करना। अब आपका अगला शीर्षक है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता, यानी लोकतंत्र जो है वो समानता पे आधारित शासन व्यवस्था। जैसे कि हमने अभी को बताया कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों का शासन, यानी अब्राहम लिंकन ने जैसे आपको कहा कि लोगों का लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। तो अब जब लोगों के लिए शासन है, लोगों द्वारा लिए शासन है, तो समानता पे भी अधिकार होगा क्योंकि सभी लोगों को समान अवसर मिलता है इस शासन व्यवस्था में। तो कई शताब्दियों से जो है हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं रही हैं। पहले प्राचीन काल से बात करें तो बहुत सारे, जब राजतंत्र होता था, जब प्रजातंत्र नहीं होता था, जब राजा का शासन होता था, तो ये असमानताएं देखी जाती थीं। यानी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, कलर के अधिकार पे भेदभाव जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। हमेशा हमारे भारतीय समाज में ये बुराइयां रही हैं। लेकिन जब लोकतंत्र का जो प्रणाली है वो इस भेदभाव को नहीं मानता है और इसको समाप्त करने का पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से समाप्त की घोषणा करता है और सभी लोगों को समान अवसर देने पर जोर देता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो कि हमारे देश में है। यदि और बच्चों ये भी है कि राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है। अब राजनीतिक समानता का अर्थ ये है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो और पुरुषों का भी मत देने का अधिकार हो। चुनाव लड़ने का अधिकार हो और सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त हो। तो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो पिछड़े जाति का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो धनी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये राजनीतिक समानता का अर्थ है। अब कुछ महिलाओं के कानून अधिकारों की बात हमारी लोकतंत्र प्रणाली लोकतंत्र में है। जैसे कानून के समक्ष जो है समानता रखना और लिंग यानी के आधार पर उनको भेदभाव न करना और समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन देना कि अगर महिला है तो उनको कम दे देना है, वो पुरुष है तो उनको ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य के लिए जो है वो मानवीय वातावरण बनाना और जो है वो उनकी प्रसूति जो आपने देखा होगा डिलीवरी के समय पूरी तरीके से उनकी सुविधाएं प्राप्त देना उनको। और फिर महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, यानी आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून आजकल बनाए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि हम उन कानून का कितना पालन करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो है सीटों का निरीक्षण करना और हर एक सरकारी पदों में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की मांग करना और उनके स्वास्थ्य की उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना और उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां देना और कमज़ोर महिलाओं को जो कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं बच्चों, उनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उनको बढ़ावा देना, यानी उनको एजुकेशन भी देना और उनको आर्थिक मदद भी देना। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों हैं वो लोकतंत्र प्रणाली की लोकतंत्र जो है इन्हीं सब गुणों पर जो है वो आधारित एक शासन व्यवस्था है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। अब लोकतंत्र की भविष्य यानी कुछ चैलेंजेस भी है लोकतंत्र को स्थापित अपने आप को इस्टेब्लिश करने में या उनको बनाने के लिए उसे कुछ चैलेंजेस कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। जैसे कि अब बच्चों हम चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो चुनौतियाँ में पता है कि ये हम जो है एक अच्छे नागरिक हैं, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी स्थिति को सुधार में लाने के लिए हमें सही नेता चुनना चाहिए। और हमें बहुत सारे विकल्प जो होते हैं, अगर सही नेता चुनने के लिए हमारे पास कोई अगर विकल्प नहीं है तो हमें उनमें बदलाव लाने की भी क्षमता होनी चाहिए। और लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नियमों का पालन भी होना चाहिए, संवैधानिक ढंग से कार्य होना चाहिए
और हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतंत्र व्यवस्था लाना जो है हमारा जो है वो महत्वपूर्ण दायित्व है। यानी हम ऐसी सरकार या ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर लाएं बच्चों, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी आशाओं को पूरा कर सके और हमारे प्रति जवाबदेह हों और हम संविधान के प्रति जवाबदेह हों। तो इस तरीके से जो है वो ये आपके लोकतंत्र की चुनौतियाँ ये भविष्य हैं। तो बच्चों हमने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज़ करा दिया है। आप अब अच्छे से जो है वो चैप्टर को एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारे शीर्षक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।